Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. Okay? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो जिन लोग ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा था जिसमें 5 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज हम लोग छठा पार्ट करेंगे, पार्ट 6, जिसमें सितंबर 2013 के क्वेश्चंस होंगे, दिसंबर 2013, जून 2014 एंड दिसंबर 2014। ये 4 सेशंस के आपके क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके और आपको डेली क्विज प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 और कॉमर्स के उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डेली, सो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2013 का, अ गुड टीचर मस्ट बी। एक अच्छा टीचर क्या होना चाहिए? रिसोर्सफुल एंड ऑटोक्रेटिक, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव, रिसोर्सफुल एंड अथॉरिटेटिव, या फिर रिसोर्सफुल एंड डोमिनेंट। सी, एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, यू विल फाइंड दैट 3 आर द वर्ड्स दैट सिग्निफाइज नेगेटिव। ठीक है, जो पूरा नेगेटिविटी सिग्निफाई करते हैं। पहला है ऑटोक्रेटिक, नेक्स्ट है अथॉरिटेटिव एंड थर्ड है डोमिनेंट। ये तीनों हमारा क्या है, पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट दिखा रहा है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जिसमें पावर में खुद के पास ही हो, ऑथोरिटेटिव में भी अथॉरिटी खुद के पास हो, और डोमिनेंट में उसमें भी पावर खुद के पास हो। तो अगर एक अच्छा टीचर बनना है तो फिर आपको थोड़ा सा फ्रीडम देना होगा। मीन्स यू शुड बी डेमोक्रेटिक इंस्टेड ऑफ अथॉरिटेटिव। तो इसलिए ये 3 तो होंगे नहीं, 1 भी कट हो गया, 3rd भी कट हो गया एंड 4th भी कट हो गया। तो फिर लास्ट में ना क्या बचा, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। जो रिसोर्सफुल हो और पार्टिसिपेटिव हो, जो पार्टिसिपेट भी करे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करे। सो इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन 2, रिसोर्सफुल एंड पार्टिसिपेटिव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा है? लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन या क्वेश्चन आंसर मेथड? सी, लेक्चर मेथड हमने पढ़ा था कि लेक्चर मेथड क्या है, एक तो एंशिएंट मेथड है और इसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। दे आर पैसिव लर्नर्स इंस्टेड ऑफ एक्टिव लर्नर्स, तो लेक्चर मेथड नहीं होगा। सेकेंड है डिस्कशन। डिस्कशन अच्छा मेथड है टीचिंग का, जिसमें 2 स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, बट बेस्ट मेथड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें टीचिंग की बात कही गई है, लर्निंग की बात नहीं कही गई है। अगर लर्निंग होता तो फिर डिस्कशन मेथड होता। ठीक है, देन 4th है हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड भी बेस्ट मेथड नहीं है टीचिंग का, कि टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड यू आर गिविंग हिम आंसर, ऐसा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उनके क्वेश्चंस के, उनके क्वेरीज के आंसर दे पाओगे। और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है कि इसमें टीचर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके चीज़ों को दिखाएगा, प्रैक्टिकली वो आपको करके दिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें टीचर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ पे या किसी प्रोजेक्ट पे आपको वो करके आपके सामने दिखाएगा। तो उसमें स्टूडेंट्स क्या होंगे, देखेंगे जो चीज़ तो वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाएंगे अपने माइंड में। इसलिए टीचिंग का बेस्ट मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होगा। और अगर लर्निंग का पूछा जाता, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, देन दैट इज डिस्कशन। ठीक है, होप्स आपको डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि टीचिंग में कौन सा मेथड बेस्ट होगा और लर्निंग में कौन सा मेथड बेस्ट होगा। सो इसलिए डिस्कशन मेथड लर्निंग में बेस्ट होगा और टीचिंग में कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग इज। क्लासरूम टीचिंग में जो कम्युनिकेशन होगा वो कब सक्सेसफुल होगा? सर्कुलर, रेसिप्रोकल, डायरेक्शनल और इन्फ्लुएंशियल।
तो इसका बेस्ट आंसर होगा रेसिप्रोकल। डायरेक्शनल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन में क्या, आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन लाइक हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसमें नहीं होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा, जिसमें टीचर स्टूडेंट दोनों इंडल्ज है उस चीज़ में, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसलिए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की बात कही जा रही है, देन रेसिप्रोकल वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन assesses the learning progress to provide continuous feedback to both teachers and students during instruction। जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन के दौरान, कौन सा फीडबैक, कौन सा इवैल्यूएशन बेस्ट होगा जो कि कंटिन्यूस फीडबैक दे टीचर को भी एज वेल एज स्टूडेंट को भी। इवैल्यूएशन सिस्टम मैंने अच्छे से कराया है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन भी, और इवैल्यूएशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिक फीचर्स, वो सारी चीज़ें मैंने करा रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाना टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसमें आपको सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। ओके, अभी एक जस्ट एक ग्लिम्स दे देते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है? इनिशियल इवैल्यूएशन, जब हम किसी चीज़ में एंटर कर रहे हैं उस टाइम पे जब इवैल्यूएशन होगा स्टूडेंट का, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक होगा जब हम किसी का रेमेडीज़ फाइंड आउट करेंगे, किसी फॉर एग्जांपल हमने इवैल्यूएशन किया, हमने रीज़न फाइंड आउट कर दिया कि हाँ ये बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं पास हो पाया, उसके पीछे का कारण हम फाइंड आउट करेंगे किसमें? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। और समेटिव सबको पता है, जो कि एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, लाइक आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए, एनुअल एग्ज़ाम्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन, जो कि ईयर के एंड में किया जाता है एट द टर्म ऑफ कोर्स ख़त्म होने के बाद। तो इसमें कहा गया है कि कंटिन्यूस फीडबैक हमको किस में मिलेगा? ऑब्वियस है फॉर्मेटिव में, हम कंटिन्यूस फीडबैक उसमें लेते रहते हैं, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते रहते हैं, क्लास टेस्ट हो, क्विज टेस्ट हो, फिर आपके डेली टेस्ट हो, तो सरप्राइज टेस्ट हो, ये सारी चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। सो कंटिन्यूस फीडबैक किस में मिलेगा हमको? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में। ओके, नेक्स्ट है क्लास स्टैंड्स फॉर। क्लास का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, दिसंबर 2013 पे आ गए हम। वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर इफ देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास अ टीचर शुड। अगर आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो एज अ टीचर बन के, और उस टाइम पे कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करोगे? कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू, पनिश दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, मोटिवेट टू टीच दोज कॉजिंग डिस्टर्बेंस, और नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लास। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि उनको मोटिवेट करना, जो डिस्टर्ब करे क्लास में उनको मोटिवेट करना आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, ताकि वो डिस्टर्ब ना करें और पढ़ाई में उनका मन लगे। इफ़ इन केस, एक बात याद रखना, इफ़ इन केस ये वाला स्टेटमेंट ना दिया हो, अगर ये स्टेटमेंट सेम क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट ना दिया हो, तो फिर आपका करेक्ट सूटेबल आंसर होगा कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन कंटिन्यू। किस केस में? अगर ये आपको ऑप्शन ना दिया होगा तब, अदरवाइज आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इज अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन है? टीचर्स सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, और टीचर्स लाइकिंग फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। टीचर जो है एक बच्चे को समझाएगा और उसे वो चीज़ करने के लिए मोटिवेट करेगा, और उसे, ताकि वो आगे जाके चीज़ों को समझ पाए और प्रैक्टिकली जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो उसका एप्लीकेशन कर पाए। सो इसलिए ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है लर्निंग का? मीन्स सूटेबल मीनिंग, या एकदम बोला जाए करेक्ट मीनिंग। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट एंड या इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। सी, हमने पहले ही पढ़ा था कि लर्निंग का, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक तो होता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना स्टूडेंट का,
और दूसरा होता है कि मॉडिफाई करना उसके बिहेवियर को, उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना. सो मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. सो दिस वन विल बी आर करेक्ट आंसर. Next, we have to arrange this teaching process in order. Relate the present knowledge with previous one, evaluation, reteaching, formulating instructional objectives और presentation of instructional material. See, इतना तो पक्का है कि रीटीचिंग हमारा लास्ट में आएगा, क्योंकि रीटीचिंग कह रहा, टीचिंग नहीं. रीटीचिंग मतलब दोबारा उसको पढ़ाना, तो ये हमारा लास्ट में आएगा. दोबारा हम कब पढ़ाएंगे बच्चे को? जब उसे समझ में नहीं आएगा चीज़, तभी हम उसे दोबारा पढ़ाएंगे ना. तो टीचिंग प्रोसेस का इनिशियल ऑर्डर पहले क्या होगा कि हम उसे पढ़ाएंगे, उसको जानेंगे, उसका फीडबैक लेंगे. अगर उसे नहीं समझ में आएगा तब हम उसे दोबारा पढ़ाएंगे. सो इसलिए रीटीचिंग हमारा लास्ट में आएगा. अब वो सारे ऑप्शंस देखो जिनमें रीटीचिंग लास्ट में है. इसमें नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, किस में है? डी में है. सो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. और हम अगर ऐसे भी देखना चाहें, सी पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे. ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उसको हम अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे. जो भी मेरा प्रेजेंट नॉलेज है, जो भी हम पढ़ाने जाएंगे, उसको हम प्रीवियस नॉलेज या प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करेंगे. रिलेट करने के बाद हम उसको बच्चे को बताएंगे, प्रेजेंट करेंगे ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स. उसके बाद बच्चे का इवैल्यूएशन करेंगे और फिर इवैल्यूएशन के बाद जैसा रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फिर रीटीच करेंगे, अगर उसे नहीं समझ में आएगा तो. तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 4, 1, 5, 2 एंड 3. ओके. नेक्स्ट, टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू. हायर एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स ना, promote self learning in students, encourage healthy competition among students, help students to solve their problem. इसमें सबसे मेन फोकस इसमें किस पे करेंगे हम? कि प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, ताकि बच्चे में सेल्फ लर्निंग का आदत आए, वो खुद चीज़ों को सीखे, उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े, लोग उन्हें इंसिस्ट ना करे कि जी तुम पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो. नहीं, उसके अंदर वो खुद से अंदर से इंट्रिंसिक वो चीज़ अपने आप आ जानी चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है. तो इसलिए हमें उसे क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो सेल्फ लर्न कर पाए. इसलिए प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट. हायर एजुकेशन में टीचर का रोल यही होता है. नेक्स्ट है CIET स्टैंड्स फॉर, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट, जून 2014 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग. मोटिवेटेड टीचिंग का सबसे बड़ा सिंबल क्या है, साइन क्या है, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ जो हम टीचिंग कर रहे हैं वो मोटिवेशनल है? स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स. ऑब्वियसली ये 3 तो नहीं होंगे, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब थोड़ी ना होता है कि आप मोटिवेट कर रहे हो. उसका ये मतलब है कि या तो बच्चा समझ नहीं पा रहा है या वो बोर हो गया है. स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स ये पूरा इररेलेवेंट है. मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स से भी आप ये नहीं देख सकोगे कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चा मोटिवेट हो रहा है कि नहीं. सो इसलिए बेस्ट आंसर होगा कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे, वो एक क्या साइन डिनोट करेगा कि हाँ मोटिवेट करेगा एक टीचर को. ओके, उससे टीचर मोटिवेट होगा और वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा अपने में. तो इसलिए स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ. इसका मैंने एक वीडियो डाला है, लर्निंग डिसऑर्डर्स, जिसमें 8 से 10 डिसऑर्डर्स ऑफ लर्निंग है. वो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. तो डिसलेक्सिया किससे एसोसिएट करता है? दैट इज रीडिंग डिसऑर्डर. ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज़ बीन असाइंड बाय द MHRD, जो कि अब क्या हो गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. MHRD का नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. 2 इन्फ्लिपनेट, CEC, नेशनल नॉलेज कमीशन और IGNOU. क्वेश्चन कह रहा है कि ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज़ बीन असाइंड.
जो भी कंटेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी कंटेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के, वो MHRD ने किसको असाइन किया है? CEC को, CEC को। ऑप्शन 20 का होगा करेक्ट आंसर। और याद रखना ये CEC कब आया था? 1993 में, 1993। ओके, नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम क्या मानेंगे? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इसलिए क्योंकि टीचिंग में हमने पढ़ा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? इट रिलेट्स टू योर नॉलेज, इट रिलेट्स टू योर माइंड। सो नॉलेज को डेवलप करने के लिए, इंटेलिजेंसी को डेवलप करने के लिए हम कॉग्निटिव का यूज़ करते हैं। और क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, क्या इन्हांस होना चाहिए? नॉलेज। सो इसलिए कॉग्निटिव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम का कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है? दैट इज थॉमस खून, इन्होंने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अब उतने आते नहीं हैं बट स्टिल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। दिसंबर 2014। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसरटेन्स। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या बताता है? स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। नहीं, बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था? प्लेसमेंट। लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। नो। डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, ये समेटिव होता है। कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। यस, दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर। डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं? कारण ढूंढते हैं और उसके सुझाव ढूंढते हैं, कॉजेस और उसको ठीक करने की रेमेडीज़, कि अगर बच्चा फेल हो रहा है एग्ज़ाम में या बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसके पीछे का क्या कारण है, और उस कारण को दूर करने के उपाय, उसको ठीक करने के उपाय, ये हम किस में देखते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू ग्लोरीफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट और एंश्योर डिसिप्लिन। सूटेबल आंसर क्या होगा? क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम तरह तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को जल्दी समझ में आए और वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पाए अपने माइंड में। नेक्स्ट, एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू। एटीट्यूड किस में हम पढ़े थे? अफेक्टिव डोमेन में, जिसमें एटीट्यूड, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें इस डोमेन में आती हैं। तो एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग पर्टेन्स टू अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू योर माइंड, नॉलेज। और साइकोमोटर में क्या होता है? साइकोमोटर में तरह तरह की स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जितनी भी स्किल्स है वो इसमें इंक्लूड होती है साइकोमोटर डोमेन में। नेक्स्ट, education is the manifestation of perfection already in man. This statement was given by Swami Vivekananda. Which of the following is not a prescribed level of teaching? Levels of teaching किया था जिसमें 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और एक और लेवल है जो कि ऑटोनॉमस लेवल। तो मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है, क्या नहीं है? डिफ्रेंशिएशन। ये लेवल्स ऑफ टीचिंग का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन द क्लास द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर एज वर्ड्स और इमेजेस। एक क्लास में टीचर मैसेज को भेज रहा है किस फॉर्म में? या तो वर्ड्स के फॉर्म में, दैट इज वर्बल, ठीक है, या इमेजेस के फॉर्म में, दैट इज नॉन वर्बल। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या हैं? इनकोडर्स, डिकोडर्स, एजिटेटर्स या प्रोपेगेटर्स। ये दोनों से तो कोई मतलब नहीं है। इनकोडर है कि डिकोडर है? इनकोडर कौन हुआ? ऑब्वियस इनकोडर सेंडर होता है, तो इस केस में सेंडर कौन है? टीचर, क्योंकि टीचर सेंड कर रहा है तो सेंडर टीचर है। और स्टूडेंट्स क्या होंगे फिर? डिकोडर होंगे, तो इसलिए डिकोडर होगा, क्योंकि वो मैसेजेस रिसीव करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और फिर फाइनली वो फीडबैक देंगे। तो इसलिए इसमें स्टूडेंट्स क्या हैं? डिकोडर्स। अगर टीचर के बारे में पूछा जाता तो टीचर क्या होते हैं? एनकोडर्स। ओके, नेक्स्ट, अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज़। एक स्मार्ट क्लासरूम में के टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम,
PC, लैपटॉप होना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन. सो दिस ऑल 4 आर नीडेड फॉर अ क्लासरूम टू बी स्मार्ट. स्मार्ट क्लासरूम में ये चारों चीज़ें चाहिए होती हैं. तो आंसर होगा 1, 2, 3 एंड 4, ऑल आर नीडेड. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप सो यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड बाय.